एक मांगा जितनी डिटेल वाले एनिमे एपिसोड को बनाना ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा हार्ड है बल्कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी। और इसके ऊपर एज अ व्यूअर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से शायद किसी भी एनिमे सीन के अंदर एक मांगा जितनी डिटेलिंग को ऐड करना शायद उसको डाउन कर दे। ओके, तो अगर आप मेरी तरह किसी एनिमे को देखने के बाद उसकी फाइट्स एंड स्पेशल मूवमेंट्स को रीवॉच एंड उसके बारे में अलग अलग तरीके की फैन थ्योरीज को देखना और पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपने कभी ना कभी तो किसी ऑनलाइन एनिमे ग्रुप या फिर किसी मांगा फैन पेज के ऊपर कई सारी बढ़िया बढ़िया फैन डिस्कशंस के बीच मांगा वर्सेस एनिमे की डिबेट भी जरूर सुनी होगी। वेल, पर्सनली इस बारे में मेरा ये मानना है कि इंटरनेट ऑलरेडी इस तरीके की बेसलेस फाइट से भरा पड़ा है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आज हम लोग मांगा वर्सेस एनिमे वाले इस टॉपिक के बीच में से इस वर्सेस वाले इस बेसलेस कॉन्सेप्ट को हटाकर एक एनिमेशन लॉजिक के हिसाब से ये पता करेंगे कि मोस्टली एक एनिमे ओरिजिनली एक मांगा के ऊपर बेस्ड होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल मांगा आर्ट के जैसे क्यों नहीं दिख सकते। अब इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने ये कोशिश की है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा सिंपल एंड ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना पाऊं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद तो सबसे पहले बात करते हैं मांगा आर्ट की। ओरिजिनली अगर देखें तो जापान में बनने वाली ग्राफिकल नॉवेल्स को बोलते हैं मांगा। एक मांगा असल में ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट की होती है और इसको पढ़ने के लिए राइट टू लेफ्ट मतलब कि एक नॉर्मल बुक की तरह से ना पढ़कर उल्टा पढ़ा जाता है। एंड एक टिपिकल वेस्टर्न कॉमिक बुक से हटकर एक मांगा की अमेजिंग आर्ट स्टाइल उसको उसका यूनिक लुक एंड फील प्रोवाइड कराती है। बट जस्ट लाइक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक उसी तरीके से विद ग्रेट क्वालिटी कम्स ग्रेट कॉम्पिटिशन। एंड ऑल थैंक्स टू दिस क्वालिटी थिंग जापानीज एनिमे एंड मांगा मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट है। यहाँ तक ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि यहाँ पे मंथली बेसिस पर नए नए मांगा एंड एनिमे आते रहते हैं। एंड ऐसे में अब जरा एक बार के लिए सोचो कि जब ओवरऑल कंट्री के अंदर पूरी की पूरी मार्केट ही इतनी ज्यादा बिजी एंड हार्ड टू एंटर है, तो ऐसे में अपनी खुद की मांगा स्टोरी को सबसे अलग और सबसे हटके दिखाने के लिए कई सारे न्यू एंड एस्पायरिंग मांगा आर्टिस्ट अपनी खुद की मांगा के अंदर की स्टोरी एंड उसकी आर्ट को सबसे अलग बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉट सो यूनिक या फिर बोला जाए तो सिंपल आर्ट स्टाइल को पिकअप कर लेते हैं, बट उनके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हर एक मांगा के अंदर डिटेल्ड पैनल्स एंड डिटेल्ड आर्ट स्टाइल का होना एक सिंबल ऑफ क्वालिटी के जैसा बन गया है। एंड अब जब फाइनली डिटेल्ड मांगा आर्ट स्टाइल की बात आई गई है तो मेरी तरफ से अ बिग ग्रैंड सैल्यूट टू द लेट मांगा लेजेंड केंटारो मियुरा, जिनकी बनाई हुई ऑसम मांगा सीरीज बर्जर्क की आर्ट स्टाइल इतनी ज्यादा डिटेल्ड है जिसे एक बार या फिर बार बार आप जितनी बार भी देखोगे उसके अंदर उतनी ही नई नई डिटेल्स को डिस्कवर कर पाओगे। एंड इसके साथ ही मांगा के बारे में एक और फन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा कि इन सारी के सारी जापानीज मांगास के अंदर आप जितने भी आर्ट वर्क या फिर जितनी भी ड्राइंग्स को देखते हो, उन सारे के सारे डिटेल्ड एंड यूनिक आर्ट वर्क्स को बनाने के लिए ये जापानीज मांगा क्रिएटर्स अपनी जिंदगी के कई सारे दिन, महीने एंड इवन सालों साल लगाकर इन सारे यूनिक एंड डिटेल्ड आर्ट वर्क्स को खुद से इन्वेंट, डेवलप एंड ड्रॉ करते हैं। और इसके साथ ही एक जापानीज मांगा आर्ट के बारे में हमें ये पता चल गया कि उसके अंदर की आर्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड डिटेल्ड होती है। इसके बाद अब हम आते हैं एनिमे आर्ट के ऊपर। अगर हम एक बार को एनिमे के क्रिएशन की बात करें तो मेजरली एक एनिमे एक प्री रिटन मांगा की स्टोरी का एक एनिमेटेड वर्जन होती है। एंड हर एक एनिमे को बनाने वाले स्टूडियोज एंड एनिमेटर्स का ये काम होता है कि जिस भी मांगा को वो एनिमे के अंदर एनिमेट कर रहे हैं उसके सारे कैरेक्टर्स भी उसी मांगा के कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर बेस्ड हो। इसीलिए हर बार हर एनिमे के अंदर के कैरेक्टर्स एंड उसकी पूरी की पूरी दुनिया बाकी के सभी दूसरे एनिमे से अलग दिखती है। लेकिन इसके बाद भी ऑलमोस्ट 50 to 80% टाइम हर बार हर एक एनिमे कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही फील देते हैं। एंड अगर इस फील को कोई अलग बनाते हैं तो वो होते हैं उस एनिमे के स्पेशल सीन्स एंड उस एनिमे को ओवरऑल प्रेजेंट करने के तरीके। एक छोटे से एग्जांपल के लिए बेसिक रूप से अगर अटैक ऑन टाइटन एंड विनलैंड सागा नाम के इन दो अलग अलग एनिमे के किसी भी नॉर्मल सीन को साइड बाय साइड रखें तो दोनों के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन जब इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी कोई स्पेशल सीन आता है तो उसके साथ आती है डिफरेंसेस की एक बहुत ही बड़ी दीवार, एक ऐसी दीवार जो कि एक एनिमे को दूसरे एनिमे से अलग बनाती है। एंड इसके साथ ही एनिमे के बारे में भी हमने ये जान लिया कि भले ये सारे एनिमे एक बेसिक रूप से एक जैसे लगते हो, पर उन सभी के अंदर आर्ट से लेकर एनिमेशन तक एंड कंटेंट से लेकर प्रेजेंटेशन तक हर एक चीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा यूनिक और डिफरेंट होती है। लेकिन अब जरा ये सोचने की कोशिश करो कि अगर मांगा और एनिमे सच में एक साथ आ जाएं, मतलब कि स्टोरी एंड कैरेक्टर डिजाइनिंग के साथ अगर एनिमे एनिमेटर्स मांगा आर्ट स्टाइल को भी एनिमेट करने लगे तो उसका फाइनल आउटपुट एनिमे कैसा दिखेगा। बर्जर्क मांगा की इतनी हार्डकोर डिटेल एक एनिमे के फॉर्म में, या फिर वन पीस की अनकट मांगा स्टोरी उसी सेम डिटेल के साथ एक एनिमे एपिसोड के अंदर, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एडल्ट गॉन, एरन की ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी के सभी दूसरे एनिमेस के भयंकर एक्शन सीन्स, और वो भी एक मांगा की डिटेल्ड आर्ट स्टाइल के साथ। एक ऐसे एनिमे एपिसोड के बारे में तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं ना।
बहुत सही बात किसी ने बोली है कि सोचना सबसे मस्त काम है, क्योंकि सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन एक बार को अगर इस एनिमे एंड मांगा के कॉम्बिनेशन कॉकटेल वाले थॉट के ऊपर लॉजिकल रीजंस को डालकर देखें तो एक मांगा जितनी डिटेल वाले एनिमे एपिसोड को बनाना ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बल्कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी है। और ऐसा असल में इसीलिए है क्योंकि एक मांगा चाहे जितनी भी डिटेल्ड क्यों ना हो, उस मांगा के किसी पर्टिकुलर इशू या फिर उसके किसी सर्टेन चैप्टर को सिर्फ एक बार ही ओरिजिनली बनाने की जरूरत है। अब मैं थोड़ी बहुत ड्राइंग खुद भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि बस एक सिंपल चेहरे के ऊपर एक सिंपल सी आंख को बनाने में भी कितने रीटेक्स हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड द वर्क एंड एफर्ट्स बिहाइंड आर्ट, लेकिन इस बारे में मैं जो चीज कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि भले ही मान लो 1000 रीटेक भी हो गए, लेकिन जब फाइनल में वो आर्ट बनकर रेडी हो गई तो सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर उस पूरी आर्ट को दोबारा नहीं बनाना पड़ता। लेकिन एक एनीमे एपिसोड के केस में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस के आने के बाद भी जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज उनकी वही ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन स्किल्स को जिंदा रखे हुए हैं। और एज अ पार्ट ऑफ द एनिमेशन इंडस्ट्री आई एम ग्लैड कि जापानीज एनिमेटर्स की स्किल्स एंड उनकी डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड तो अब इस बात से हमको ये पता चलता है कि आज भी एक मॉडर्न एनिमे एपिसोड को बनाने के लिए हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन का यूज किया जाता है। अब इस बात पे ध्यान देना, हैंड ड्रॉन 2D मतलब कि हाथ से ड्रॉ करके बनने वाला एनिमेशन। हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन के अंदर एक सिंपल 24 फ्रेम के सीन को बनाने के लिए भी 24 फ्रेम्स यानी कि 24 ड्रॉइंग्स को बनाना पड़ता है, जिसमें लगने वाला टाइम उसकी ओवरऑल डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। और एक सिंपल 18 से 20 मिनट के एनिमे एपिसोड को बनाने के लिए पता है कितनी ड्रॉइंग्स बनती हैं? गेस करो एक बार, 1000, 5000 या फिर शायद 10,000, है ना? वेल ये सारे के सारे गेसेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं। ऑनलाइन एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सिंगल एनिमे एपिसोड को बनाने के लिए अराउंड ऑलमोस्ट 15,000 ड्राइंग तक बनानी पड़ जाती हैं। एंड एक बार आप जरा सोच कर देखो कि अगर इन सारी ड्राइंग्स को मांगा जितनी डिटेल दे दी जाए तो पहले तो इनको बनाने में वो बेचारे एनिमेटर या तो पागल हो जाएंगे या फिर जॉब छोड़कर मैक्सिको भाग जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इस तरीके की मांगा जैसी डिटेल वाले एनिमे एपिसोड को बनाने में बहुत सारा अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ टाइम बल्कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जितने रिसोर्सेज या फिर जितने टाइम के अंदर शायद 5-7 एनिमे एपिसोड बन जाते हैं, अब उतने ही सारे एफर्ट्स को मिलाकर मांगा जितनी डिटेल को ऐड करने की वजह से शायद बस एक ही एनिमे एपिसोड बन पाए। और इसके ऊपर एज अ व्यूअर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से शायद किसी भी एनिमे सीन के अंदर एक मांगा जितनी डिटेलिंग को ऐड करना शायद उसको डाउन कर दे, क्योंकि एक बार के लिए आप देखो कि मांगा चाहे कितनी भी डिटेल्ड क्यों ना हो, वो असल में एक पेपर पे बनी ड्राइंग और कुछ डायलॉग्स का एक कॉम्बिनेशन है। No disrespect for the manga art. लेकिन एक एनिमे एपिसोड के केस में वो चलते फिरते कैरेक्टर्स एंड हाई स्पीड मोशन करने वाले एनिमेटेड सीन से बना एक कंटेंट है। एंड मेरे ख्याल से अगर एक हाई स्पीड एनिमे या फिर सिंपली एक मोशन करने वाले एनिमे सीन के अंदर अगर मांगा जितनी डिटेलिंग ऐड कर दी गई तो शायद वो उस सीन के अंदर हो रहे मीनिंग को ही ओवरशैडो कर दे, या फिर हो सकता है कि स्पीड एंड मांगा डिटेलिंग का ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए जहां पे एक इंडिविजुअल व्यूअर के लिए एक सीन में एक्चुअली हो क्या रहा है वो ही समझना शायद मुश्किल हो जाए। एंड मांगा एंड एनिमे के इस अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल को अगर ढंग से आपको समझना है तो एक बार को अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो उसके सीजन 3 में लीवाई वर्सेस केनी वाले सीन को जरा एक बार मांगा लाइंस एंड हाईली डिटेल्ड मांगा आर्ट स्टाइल के साथ एनिमेटेड वर्जन में सोचो, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके साथ ही ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। जाने से पहले बस यही बोलूंगा कि यार इन छोटी मोटी फैन वॉर्स में लड़ने के बजाय अगर सारी चीजों के एस्पेक्ट्स को लॉजिकली देखें तो हर चीज की अपनी एक अलग जगह और एक अलग स्पेशलिटी है। और ठीक इसी तरीके से यूट्यूब एल्गोरिदम के ऊपर आपके लाइक एंड कमेंट की भी जगह एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे है। सिर्फ आप ही आपके कमेंट एंड लाइक से ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीडियो आगे और भी लोगों तक पहुंच पाएगी और मांगा वर्सेस एनिमे के इस फैन वॉर को शायद कम करने में हेल्पफुल बन पाएगी, या फिर ये वीडियो बस यहीं पर ही रुक कर रह जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा, कमेंट करके इस वीडियो के ऊपर आपके ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव को मेरे साथ शेयर करना, और इसी तरह से वर्ल्ड वाइड एनिमेशन के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड एंड डोंट यू एवर फॉरगेट दैट यू आर वेरी ऑसम।